तो मध्य प्रदेश में भाजपा ने सारी अटकलों को खारिज करते हुए सत्ता में एक जोरदार वापसी की है। भाजपा ने 163 सीटों पर एक तरफा जीत हासिल करके कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया है। कांग्रेस के हिस्से में केवल 66 सीटें आई हैं। भाजपा को मिली इस जीत के क्या फैक्टर रहे हैं और एक घंटे अगले हम इसी पर बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं जीत के फैक्टर के। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तो मैं धोखा करूंगा। आपने बरसों तक देखा कांग्रेस का राज। बताओ कभी जनता की ऐसी चिंता होती थी क्या? बोल के बताओ, होती थी क्या? अरे मैं कोई सरकार थोड़ी चलाता हूं, मैं परिवार चलाता हूं, परिवार। और लाडली बहनों ने अपने भैया शिवराज का मान रखते हुए उनकी सत्ता में वापसी की राह आसान कर दी। अपने शुरुआती कार्यकाल में लाडली लक्ष्मी योजना के जरिए बनाई गई मामा की छवि में जब इस बार शिवराज सिंह ने लाडली बहना योजना के जरिए भैया का तड़का लगाया तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनकी ये योजना इतना कमाल कर देगी। चुनाव के पहले तक भाजपा सरकार की विदाई तय मानी जा रही थी, लेकिन मतदान केंद्रों पर लगी महिलाओं की लंबी लंबी लाइनें इस बात का संकेत दे रही थीं कि लाडली बहना योजना अपना काम कर गई है। भाजपा ने भले ये चुनाव शिवराज सिंह चौहान के चेहरे के बिना लड़ा था, लेकिन नतीजे बताते हैं कि महिलाओं ने शिवराज के चेहरे को सामने रखकर ईवीएम का बटन दबाया था। शिवराज ने खुद को सीएम का चेहरा नहीं बनाए जाने के बावजूद 165 तूफानी सभाएं करके परिश्रम की पराकाष्ठा पार कर दी। हालांकि कांग्रेस की इस बारे में उसकी अपनी अलग दलील है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। जनता उन पर अगाध प्रेम और श्रद्धा रखती है। ये उनके नेतृत्व की विजय है। अमित भाई ने जो रणनीति बनाई ये उसका परिणाम है। नड्डा जी का हमें मार्गदर्शन मिला। मैं केंद्र को प्रणाम करता हूं। फिर हमने पूरे चुनाव को पूरी ताकत से सामूहिक नेतृत्व में लड़ा। मध्य प्रदेश के मतदाताओं का फैसला स्वीकार करते हैं। आज विरोधी दल के नाते और आगे भी जो हमारा कर्तव्य है, हम उस कर्तव्य पर डटे हैं। मैं कहता था मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूँ, आज भी मैं विश्वास करता हूँ और मुझे ये उम्मीद है कि ये विश्वास जो मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर रखा है उनके साथ विश्वासघात नहीं होगा। दरअसल शिवराज सिंह को चेहरा नहीं बनाए जाने के पीछे भाजपा की अपनी मजबूरी थी। भाजपा आलाकमान को 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी का डर सता रहा था। यही वजह रही कि भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी को आगे रखकर एमपी में मन में मोदी स्लोगन के साथ चुनाव लड़ा। भाजपा इस चुनाव को हर हाल में जीतना चाहती थी और कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। इसलिए उसने 3 केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते समेत 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतार दिया था। इनमें से अमूमन सभी की जीत ये बताती है कि भाजपा का दांव काम कर गया। इसके अलावा भाजपा ने एक बड़ा रणनीतिक दांव चलते हुए चुनाव से पहले ही 39 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए थे ताकि इन सीटों पर प्रचार का पर्याप्त समय मिल सके। ये वही सीटें थीं जहां भाजपा को पिछले कई चुनाव से जीत नहीं मिली थी। भाजपा की ये चाल भी कमाल कर गई। उधर कांग्रेस अपनी हार के कुछ और ही कारण तलाश रही है। भाजपा की जीत में उसके टाइम टेस्टेड मुद्दे हिंदुत्व ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। चुनाव के दौरान इंडिया अलायंस के घटक दल डीएमके के नेताओं की ओर से की गई सनातन विरोधी टिप्पणी ने भाजपा को ध्रुवीकरण का मनचाहा मुद्दा थमा दिया था। वहीं अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को भी भाजपा ने चुनाव प्रचार में अपने मन माफिक इस्तेमाल करके अपनी प्रचंड जीत की राह आसान बना दी। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो ये तो जीत के फैक्टर थे। भारतीय जनता पार्टी ने जो आजमाया वो जीत के फैक्टर बने। देश के दिल मध्य प्रदेश में एक बार फिर कमल खिल गया है।
विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की है। सीटों का आंकड़ा 160 के पार होते 166 पहुंच चुका है। वहीं कांग्रेस को करारी हार झेलनी पड़ी। 2023 में बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार के क्या प्रमुख कारण हैं, अब इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। ये जीत है जोरदार, वादों की रफ्तार में बेहद असरदार। मध्य प्रदेश में फिर से कमल खिलने का जश्न जारी है। बीजेपी की इतनी प्रचंड जीत क्यों हुई, क्या 5 प्रमुख कारण रहे, आइए जानते हैं। सबसे पहला कारण लाडली बहना समेत महिला हित की योजनाओं का मास्टर स्ट्रोक जो शिवराज सरकार ने खेला वो असरदार रहा। दूसरा कारण सटीक चुनाव प्रबंधन और मोदी शाह का आक्रामक प्रचार, इससे भी माहौल बना और जीत में मदद मिली। तीसरा कारण सीएम शिवराज की अथक मेहनत, यानी उनकी धुआंधार सभाएं भी असरदार रहीं। बीजेपी की जीत का चौथा प्रमुख कारण है टिकट वितरण में सूझबूझ का फायदा, यानी टिकट बंटवारे में सही उम्मीदवार पर दांव लगाया गया और जो वोट खींचने में कामयाब रहे। जीत का पांचवा कारण है हिंदुत्व, सनातन और राम मंदिर का क्लियर एजेंडा, जिसने बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक को मजबूत किया और खिसकने नहीं दिया। अब उन 5 प्रमुख कारणों को जान लेते हैं जिनके कारण कांग्रेस को बुरी तरह से हार झेलनी पड़ी है। कांग्रेस की हार का पहला कारण है टिकट वितरण में शीर्ष नेताओं में वर्चस्व की लड़ाई। इसकी वजह से नाराजगी बढ़ी और सही उम्मीदवार पर दांव नहीं लगा। हार का दूसरा कारण जातिवाद की राजनीति का दांव उल्टा पड़ गया, यानी कांग्रेस का जातिवाद पर जोर देना नुकसानदेह रहा। तीसरे कारण की बात करें तो राहुल प्रियंका के अलावा किसी बड़े चेहरे का न होना, जिसके चलते प्रचार अभियान बीजेपी के मुकाबले कमजोर रहा। हार का चौथा कारण रहा कमलनाथ का वन मैन शो, यानी प्रदेश के दूसरे दिग्गज कांग्रेस नेता उतने असरदार नहीं रहे। और पांचवा प्रमुख कारण है सिंधिया का प्रभाव और साथ नहीं मिला, यानी 2018 में सिंधिया के साथ का जो फायदा मिला था वो इस बार उल्टा बीजेपी के साथ था, तो नुकसान बड़ा हो गया। तो ये बड़े कारण रहे जिनकी वजह से कांग्रेस इस बार चारों खाने चित हो गई। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी की जीत प्रचंड बहुमत से हुई है। MP में बीजेपी की जीत के कई नायक हैं। केंद्र के नेताओं से लेकर राज्य के नेता भी इस जीत के नायक रहे हैं। आइए जानते हैं MP में सत्ता के 7 चेहरे कौन कौन से रहे हैं जिस पर राजनीति इधर से उधर घूमी है। जीत का जोश है, जश्न पुरजोर है, मुस्कुराते चेहरे हैं, जीत के सेहरे हैं। आइए बात करते हैं उन चेहरों की जो मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के प्रमुख नायक रहे। पहला चेहरा PM नरेंद्र मोदी का। जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया। MP के मन में मोदी, मोदी के मन में MP, ये नारा असरदार रहा। जनता ने डबल इंजन सरकार पर मुहर लगा दी और मोदी के धुआंधार प्रचार अभियान का खूब असर रहा। दूसरा चेहरा है बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह। कमजोर सीटों पर खास रणनीति बनाई, चुनावी रणनीति का कुशल प्रबंधन किया, नाराज नेताओं को मनाने में अहम भूमिका रही। वहीं तीसरा चेहरा है शिवराज सिंह चौहान। लाडली बहनों के दिल में जगह बनाई, महिला हित की योजनाओं के साथ प्रचार प्रसार का विशेष अभियान चलाया। सीएम के ताबड़तोड़ प्रचार अभियान से ज्यादा सीटों तक पहुंच बनी। चौथा चेहरा है ज्योतिरादित्य सिंधिया। धुआंधार प्रचार अभियान का फायदा मिला, पार्टी हित को सर्वोपरि रखा और गुटबाजी को रोड़ा नहीं बनने दिया। MP में जीत के 5वें नायक हैं भूपेंद्र यादव। संगठन को एकजुट करने में योगदान भरपूर रहा, खामियों पर काम करके कड़ियां जोड़ी जिससे जीत की राह आसान हुई। केंद्र और राज्य की लीडरशिप के बीच समन्वय में अहम भूमिका निभाई। छठवां चेहरा है प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा का। पुरानी बीजेपी और नई बीजेपी को एकजुट किया, युवाओं को तरजीह देकर कैडर को मजबूत किया और अपने क्षेत्र महाकौशल में पार्टी को बढ़त दिलाई। जीत तो अपनों के साथ से भी मिलती है और कुछ विरोधी भी ऐसे होते हैं जिनसे जीत सुनिश्चित होती है। और बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाने वाला वो 7वां नाम है दिग्विजय सिंह का। विवादित बयानों से बीजेपी को हमले का मौका दिया, कपड़ा फाड़ो बयान पर बीजेपी हावी हुई
और गुटबाजी वाली छवि के कारण विरोधी हावी रहे। तो ये वो नेता रहे जिन्होंने बीजेपी की जीत की राह आसान की और मध्य प्रदेश में फिर से कमल खिलाने में अहम भूमिका अदा की। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो हमने आपको बताया कि जीत के फैक्टर क्या रहे हैं और वो 7 कौन से चेहरे थे जिसके इर्द गिर्द मध्य प्रदेश की राजनीति इस 2023 के इलेक्शन में घूमी है, जिन्होंने कड़ी परिश्रम की है। जाहिर सी बात है परिणाम उन्हीं के पक्ष में आया है और स्वाभाविक सी बात है कांग्रेस इस बात पर मंथन कर रही होगी या उन्हें मंथन करना भी है, चूंकि कल बुला भी लिया गया है 230 प्रत्याशियों को, जो 66 जीतते हैं उनको भी और जो 164 हारे हैं उनको भी कल 11 बजे PCC के दफ्तर में रहना है। उनके साथ समीक्षा किया जाएगा, मंथन किया जाएगा कि आखिरकार हार कैसे हुई है। तो जीत और हार के फैक्टर क्या रहे हैं, इस आधे घंटे में हम इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गुलरेज शेख जी होंगे, उनसे बात करेंगे और साथ ही साथ धर्मेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे भी पूछेंगे कि हार के फैक्टर क्या रहे हैं, जो कि दावे जीत के किए जा रहे थे। हालांकि दावे तो सभी करते हैं लेकिन हार जीत लगी रहती है। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ सरमन नगेले जी हैं, जिन्होंने इस बात को भांप लिया था और अपने डिबेट में इस बात को बेबाकी से कह रहे थे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लीड बनाया है और बाकायदा वो कह भी रहे थे। तो शुरुआत में गुलरेज शेख जी आपसे ही करूंगा और मैं ये जानना चाहूंगा, एक ऑब्जर्वेशन तो हम लोगों ने किया है कि जीत के फैक्टर क्या रहे हैं, आपसे मध्य प्रदेश की जनता सुनना चाहती है और जानना चाहती है, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, कि जीत के फैक्टर क्या क्या रहे हैं अगर आपसे पूछा जाए तो। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करूंगा उस जनता का जिसने हम पर विश्वास किया, हमें प्यार दिया। और यदि आप फैक्टर्स की बात करना चाहते हैं तो सबसे पहला फैक्टर है मोदी जी पर मध्य प्रदेश की आवाम का, देश की आवाम का जिस तरह से भरोसा है। और ये केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं दिखा, ये छत्तीसगढ़ में भी नजर आया, ये राजस्थान में भी नजर आया। फिर आप ये देखिए कि संगठन की जो सक्रियता थी, मतलब आप देखिए राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश का नेतृत्व, जिले का नेतृत्व और मंडल का नेतृत्व और बूथ का नेतृत्व, जिस मुस्तैदी से कार्यकर्ता ने काम किया है वो जीत को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त था। शिवराज जी का जो शासन है उसमें जो सुशासन रहा, उस सुशासन पर लोगों ने प्रेम दिया और आशीर्वाद दिया। और यहाँ तक और शिवराज जी की जो योजनाएं हैं वो जनहितकारी योजनाएं हैं, जन जन से जाके जुड़ती हैं, उस पर हमको वोट डेफिनेटली मिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश को जिस तरह से हमने विकसित करके जनहितकारी राज्य बनाया है, तो हर कोई चाहता है कि हमारा प्रदेश विकसित हो। इस चीज की गारंटी मोदी जी भी दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश का विकास होगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। तो इससे हर कोई तो यही चाहेगा ना कि सुशासन हो, डेवलपमेंट हो, लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो। एक चीज और गुलरेज जी, आपने सबसे पहले उन सीटों पर प्रत्याशियों को उतारा जहां पर आप कभी जीते नहीं मध्य प्रदेश में, इसे किस तरह से देखा जाए और ये कैसी रणनीति थी आपकी? देखिए भाई साहब, बड़ी स्पष्ट बात है कि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं और बतौर पॉलिटिकल पार्टी हमारा कर्तव्य है कि हम चुनाव अच्छी तरह से लड़े। और जो इलाका हमारे लिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारे लिए कुछ तक कमजोर है, वहां ज्यादा परिश्रम किया जाए। तो परिश्रम और टाइम दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होते हैं। तो सबसे पहले हमने वहां पर उम्मीदवारों को उतारा ताकि उनको समय मिले, उनका जनसंपर्क बढ़ सके और उसके आप देखिए परिणाम भी अच्छे सुखद आए हैं। हाँ बिल्कुल। और ये दूसरा फैक्टर ये जो देखा गया, जो आपने केंद्रीय मंत्रियों को और सांसदों को जिम्मेदारी दी। बिल्कुल, देखिए इसका एक मुख्य कारण दूसरा था जिसको आप लोग अलग अलग एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन आपको ये सोचना होगा कि मध्य प्रदेश को हमने एक बीमारू राज्य से हमारी पिछली सरकारों में इसको एक विकासशील राज्य बनाया है। अब इसको मध्य प्रदेश को टॉप 3 या मोस्ट प्रोबेबली टॉप 1 जो 1 नंबर का राज्य बनाना है देश का, तो उसके लिए हमको जिस प्रकार के लोग चाहिए इसको विकास करने के लिए, वो जो बेस्ट पॉसिबल थे उनको हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश के ही लोग थे जो केंद्र में भी काम कर रहे थे, लेकिन अब हम चाहते हैं मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाया जाए, तो उन नेतृत्व को लेकर आए हैं।
ठीक है, यानी मध्य प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाया जाए, इसलिए आपने केंद्र से कुछ नेताओं को लेकर आए, ये आपकी ये रणनीति थी। धर्मेंद्र जी, आपसे हम ये जानना और समझना चाहेंगे, ठीक है राजनीति में जीत हार तो लगी रहती है, कभी बीजेपी जीतती है कभी कांग्रेस जीतती है, लेकिन आप दोनों लोग जनता के लिए काम करते हैं और उस बात को करते रहिए। ये हम जानना चाहेंगे कि आपके हार के फैक्टर क्या रहे, चूंकि गुलरेज शेख जी ने तो बता दिया है कि उनके जीत के फैक्टर क्या क्या रहे हैं, कहाँ चूक हो गई, चूंकि आप लोग तो कह रहे थे कि हमने बढ़त बना के रखी है शुरुआत में। बिल्कुल राहुल जी, मैं मानता हूँ कि निश्चित तौर पर हम लोग जनता के बीच में जो मुद्दे लेकर गए वो मुद्दे कहीं जनता के सामने छोटे पड़ गए, क्योंकि उन मुद्दों को जनता ने एक्सेप्ट किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से पैसा बहा है, आप देखिए हितग्राहियों को निर्वाचन के एक दिन पहले, मतलब ये चुनाव आयोग की बहुत बड़ा फेल्यूर मैं मानता हूँ कि चुनाव कल होना है और उसके एक दिन पहले तक हितग्राहियों के खाते में पैसे आते रहे। एक एक परिवार के खाते में 15-15, 20-20 हजार रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया। जो इनकी स्कीम थी, जिन्हें भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं उनकी सरकार की दम पर ये पूरा का पूरा चुनाव लड़ा गया और बेतहाशा पैसा जनता के बीच में बहाया गया, जिसको हम लोग नहीं भाग पाए। हम उनके पैसे का सामना नहीं कर पाए, सीधी सी बात यह है। बाकी जनता के मुद्दे आज भी जनता के बीच में, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारी भाइयों ने हमारा भरपूर साथ दिया, हमको दिल खोलकर वोट भी दिया और वो हमने देखा दैनिक पेपर के माध्यम से जब काउंटिंग चल रही थी, कर्मचारी भाइयों के जब वोट गिने जा रहे थे तो रुझानों में कांग्रेस पार्टी आगे थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने, हमारे सामने। हम ठीक है धर्मेंद्र जी, हम आपसे विस्तार में बात करेंगे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, जैसे सही होता है उसके बाद आपसे बात करते हैं। सरमन नगेली जी, देखिए गुलरेज शेख जी ने अपने दल की बातें बताई कि वो कैसे इतने प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सत्ता पर आए हैं, काबिज हुए हैं। उसके पीछे उन्होंने कई रीज़न बताए। उन्होंने कहा कि हमने सबसे पहले ये बताया कि एमपी के मन में मोदी हैं और इसके साथ कुशल नेतृत्व को जिम्मेदार बताया और कई बातों का उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन जब हमने कांग्रेस से उनके हार का फैक्टर पूछे तो उन्होंने कहा कि जो जिस तरह से पैसा बहाया गया उसकी वजह से हार गए, हम लोग पैसे से कमज़ोर हो गए। तो क्या ये चुनाव पैसे के आधार पर लड़ा गया है और आपका क्या कहता है? और आप चूँकि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, राजनीति को भी अच्छे से जानते और समझते हैं, आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? देखिए राहुल जी, ये बात कहना कि पैसा हम उतना खर्च नहीं कर पाए, पैसे के माध्यम से मुकाबला नहीं कर पाए, ये तो हार के बाद कहना, इस तरह की बातें करना, ये लोकतंत्र में जो निष्पक्ष और स्वतंत्र और निर्भीक होकर जो चुनाव होते हैं उस पर नैतिक मतदान होता है, उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। अब पैसा आप जो पार्टी खर्च करती है वो अपनी सीमा में करती है, उसकी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर लगे हुए थे, तो ये तो एक इससे बचना चाहिए। मेरा यहाँ ये कहना है कि देखिए कांग्रेस पार्टी चुनाव एक नहीं कई सारे मोर्चों पर हारी है। पहला मोर्चा, माननीय सौमित जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सुप्रीम अथॉरिटी सोनिया गांधी की मध्य प्रदेश में एक भी सभा नहीं हुई, एक भी क्लोज डोर मीटिंग नहीं हुई, एक भी वर्चुअल मीटिंग या रैली उन्होंने एड्रेस नहीं की। एक दूसरा, जो सेंसस की बात राहुल गांधी जी ने की थी, ओबीसी सेंसस की बात, उसको जो ओबीसी सेंसस की बात की थी राहुल गांधी जी ने, उसको आम मतदाता, आम कार्यकर्ता, आम आदमी तक पहुंचाने में कांग्रेस पार्टी के पास नेटवर्क नहीं था। राहुल गांधी जी ने कह दिया, इसके बाद वो लोग भूल गए। तीसरा, कमलनाथ जी के पास में एक उम्र का भी तकाजा था और काम बहुत था, वही अकेले सब जगह घूम रहे थे। ओबीसी लीडर मध्य प्रदेश में कहीं देखने में नहीं आ रहे थे। बीजेपी ने 3 चीफ मिनिस्टर दे दिए, उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान।
कांग्रेस ने ओबीसी जो लीडर थे वो कहीं देखे नहीं। जब कास्ट सेंसस की बात राहुल गांधी जी ने की है तो ओबीसी लीडर को बाहर आकर एक ज्वाइंटली स्टेटमेंट, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सब चीज़ों को ले जाना था, वो लेके नहीं गए। फिर इसके अलावा इस बार देखिए, मैंने जो बहुत बारीकी से अध्ययन किया है कि कांग्रेस कार्यालय के माध्यम से जो प्रचार सामग्री छपने के बाद कैंडिडेट्स को प्रोवाइड कराई जाती थी वो नहीं कराई गई। वो कैंडिडेट से कहा गया कि आप अपने स्तर पर, अपने जिले में, अपने विधानसभा क्षेत्र में आप मैनेज कीजिए, कहां से आपको खरीदना, कहां से छपवाना है। तो आपने सिर्फ घोषणा पत्र, वचन पत्र और आरोप पत्र पहुंचाया है। तो अब ये क्या दर्शाता है? एक, इसके अलावा आपकी अग्रेसिव जो कैंपेनिंग थी वो नहीं थी। अकेले कमलनाथ जी 116 सभाएं की, उधर शिवराज सिंह चौहान ने 165 सभाएं की। शिवराज जी एक दिन में 10 विधानसभा क्षेत्र, 10 रोड शो और 10 सभाएं करते थे। कमलनाथ जी एक जिला एक सभा कर पाते थे। तो ये बहुत सारे गैप थे कांग्रेस और बीजेपी के रणनीति में। इसके अलावा जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की जो योजना थी, लाडली बहना योजना, उसने एंटी इनकम्बेंसी के रूप में, बैरियर के रूप में खड़ी हो गई। और जैसा कि मैंने यानी वरिष्ठ पत्रकार भी ये मानते हैं कि जो लाडली बहना योजना है वो एंटी इनकम्बेंसी के सामने बैरियर बन के खड़ी हो गई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को इतनी करारी हार की उम्मीद बिल्कुल नहीं होगी और ना ही थी। कांग्रेस की हार में किन नेताओं के रोल अहम रहे या किन नेताओं ने निभाया, आइए जानते हैं कौन है एमपी में कांग्रेस की हार के 5 मुजरिम। शिकस्त ये भारी है, इन चेहरों पर उदासी गहरी है। इस हार में कांग्रेस के कौन से नेता जिम्मेदार हैं, आइए उन चेहरों को भी जान लेते हैं। पहला चेहरा राहुल गांधी का। मोदी पर लगातार हमले का दांव उल्टा पड़ गया। दरअसल ये पहली दफा नहीं हुआ। राहुल गांधी राज्य के नेताओं की गुटबाजी को खत्म नहीं कर पाए। जातिगत राजनीति पर केंद्रित रहने का नुकसान एक बार फिर हो गया। दूसरा चेहरा कमलनाथ का है। 2018 की चुनावी रणनीति का दोहराव भारी पड़ा। टिकट बंटवारे में नाराजगी दूर नहीं कर पाए। शिवराज के मुकाबले प्रचार अभियान भी कमजोर रहा। तीसरा चेहरा प्रियंका गांधी का। सॉफ्ट छवि के कारण असर दमदार नहीं रहा। महिला वोटर्स में असर नहीं छोड़ पाई। सभाओं की चुनावी भीड़ को वोट में तब्दील नहीं कर पाई। चौथा चेहरा रणदीप सुरजेवाला का है। प्रदेश प्रभारी के तौर पर असरदार नहीं रहे। देर से मिले प्रभार के कारण संगठन में असर नहीं बना पाए। नेताओं की गुटबाजी को खत्म न कर पाना भी हार की वजह बनी। पांचवा चेहरा दिग्विजय सिंह का है। विवादित बयानों से पार्टी की छवि कमजोर हुई। वर्चस्व की लड़ाई में पार्टी हित पर असर पड़ा। टिकट बंटवारे में दखल कई सीटों में भारी पड़ा और नतीजा सबके सामने है। कांग्रेस सीटों में शतक से भी बहुत नीचे खिसक गई। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो जीत के हीरो कौन रहे, हमने आपको वो रिपोर्ट भी दिखाई और हार के मुजरिम कौन रहे, इस रिपोर्ट को भी हमने दिखाया। धर्मेंद्र जी, हमने तो मध्य प्रदेश की जनता को हार के मुजरिम कौन कौन रहे ये अपने आधार पर बताया, जो जनता के आधार पर हमने बातचीत की है उस आधार पर एक रिपोर्ट दिखाई है। जाहिर सी बात है ये वक्त सच को स्वीकारने का है, आपने पहले भी स्वीकारा। तो ये आपकी पार्टी में हार के मुजरिम कौन कौन रहे और क्या वजह रही है? जी, मैं आपकी रिपोर्ट से इत्तेफाक नहीं रखता। मानते हैं हम चुनाव हारे हैं, हम जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे थे। जैसा कि मैंने पहले बताया, भारतीय जनता पार्टी का पैसा चुनाव जीता है। जिस प्रकार से लोगों के खाते में चुनाव के एक दिन पहले तक पैसे डाले गए और इनके नेताओं द्वारा जबरदस्त पैसे बांटे गए और उसको निर्वाचन आयोग कहीं ना कहीं रोक पाने में असमर्थ रहा। यह चुनाव इस कारण से भारतीय जनता पार्टी जीती है। दूसरा, आपने प्रियंका जी का बताया, प्रियंका जी ने दतिया में सवाल ली, नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए। आप कैसे बोल सकते हैं? खड़गे जी ने ग्वालियर पूर्व में सवाल ली, सतीश चक्रवर्ती चुनाव जीते। बड़े नेताओं को जिनको आपने टारगेट किया, कमलनाथ जी ने 114 सभाएं ली और ज्यादातर उन्होंने, जहां मुरैना में उन्होंने रोड शो किया, वहां दिनेश गुर्जर चुनाव जीत गए। तो हमारे नेताओं ने भरसक मेहनत की, अच्छा प्रयास किया। हम लोगों ने, सबने अच्छी मेहनत की और जनता के मुद्दे उठाए। अब आप देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या आदिवासियों के ऊपर पेशाब करने का मुद्दा हो, ये सारे के सारे मुद्दे बोने पड़ गए इनके पैसे के आगे। हमने महंगाई की बात की कि 400 का सिलेंडर 1100 का हो गया। जनता ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, दलितों पर अत्याचार, इन सब मुद्दों को नकार दिया। चूंकि मुफ्त की रेवड़ियां, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, इन्होंने जनता के खाते में सीधे सीधे पैसे डाले और यहाँ तो कई सारे नेताओं ने सरेआम पैसे को लुटाया।
उस कारण से मतदान का रिजल्ट आज मुझे देखने में आ रहा है। दूसरा, इनका जो सबसे बड़ा कारण रहा, इन्होंने जो अपने केंद्रीय नेतृत्व के 8 चेहरे उतारे थे और उन सबने अपने क्षेत्र में एक कैंपेन किया कि मैं चुनाव जीतूंगा। यहाँ नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना में कैंपेन किया कि मैं चुनाव जीतूंगा तो मुख्यमंत्री बनूंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक लगातार ये बात कहते रहे कि अगर बीजेपी चुनाव जीती है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बनेंगे। उधर कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक कैलाश विजयवर्गीय तो आखिरी तक कहते रहे मैं यहाँ कोई विधायक बनने नहीं आया हूँ, मुझे पार्टी बड़ी जिम्मेदारी देगी। तो ये इन्होंने जो एक माहौल बनाया उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और जनता को भी ये लगा कि हमारे क्षेत्र का मुख्यमंत्री होगा। क्षेत्र की दृष्टि से इन लोगों ने उसको गुलरेज शेख जी, काम किया। ठीक है, आपकी बात है गुलरेज शेख जी। जब हमने धर्मेंद्र जी को एक रिपोर्ट दिखाई, वो कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट को हम नहीं मानते हैं, लेकिन उसकी आगे की बात को भी सुनना चाहिए। अगर हमने कमलनाथ कहा तो हमने ये भी बताया कि उन्होंने 116 सभाएं की, लेकिन जो गुटबाजी थी दिखती रही, वो जनता पे इम्पैक्ट पड़ा। इनका मानना है कि जिस तरह से पैसा बहाया गया है, हालांकि शर्मा नगेले जी वो बात बता चुके हैं, जिस तरीके से इस चुनाव में पैसा बहाया गया है वो एक फैक्टर है। हम ही सबसे अच्छे मुद्दे उठा रहे थे। राहुल भाई, यदि आप पैसे की बात कर रहे हो तो इस मध्य प्रदेश की भूमि पर कमलनाथ से ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति कौन है? तो इसलिए पैसे की बात मत कीजिए। बात यह है कि इन लोगों ने मेहनत नहीं की, जनता ने इन पे भरोसा नहीं किया। अभी ये कह रहे हैं कि हमारे इन नेता ने इतनी शो किए, इतनी रैली की। अरे भैया, अगर इतने ही उनके आने से फर्क पड़ रहा था तो आप प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा की 50 रैली करवा देते, आप आपके खड़गे साहब के 25-30 रोड शो करवा देते। किसने हाथ पकड़ा था आपको? किसी ने, हमने तो नहीं पकड़ा था, ये तो आपका मैनेजमेंट था ना। दूसरी चीज, अगर ये बोलते हैं कि एक जगह को उदाहरण देते हैं तो ये नहीं बोल रहे कि जबलपुर गई थी प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा, वहां तरुण भनोट जैसे आपके जो बड़े नेता थे, कद्दावर मानते थे अपने आप को, वो भी चुनाव हार गए। ये प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा की जाने के बाद हुआ है। तो इस प्रकार की बातें, इस प्रकार का ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए। सच्चाई यह है कि आपकी बातों पर आवाम ने भरोसा नहीं जताया, फैक्ट ये है। दूसरा फैक्ट ये है कि आपके नेता आपस में लड़ रहे थे, हम एकजुट होकर काम कर रहे थे, और जनता के अंदर भी एक आभास था कि यदि इन लोगों को वोट दिया, इनकी सरकार बनी, तो फिर वही हाल होगा जैसे पहले लड़ते थे, वही हाल होगा जो राजस्थान में सचिन पायलट का और गहलोत का झगड़ा होता रहा। तो आप आपस में लड़ते रहते हो, ये आपकी सच्चाई है। फिर दूसरी एक और बात भी है कि ये हार कांग्रेस की ही नहीं हुई है, बदजुबानी की भी हुई है। और राहुल भाई, मैं एक बात बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में लोग जो है ना, विनम्र व्यक्ति को पसंद करते हैं, बदजुबानी को पसंद नहीं करते। आप किसी के कपड़े फाड़ने का बयान दे दोगे, आप किसी को अखिलेश वकीलेश कह दोगे, आप किसी को पनौती कह दोगे, ये इस प्रकार की अमर्यादित भाषा एक अच्छे लोकतंत्र में एक्सेप्टेबल नहीं होती। इसलिए भी आपका रिजल्ट ऐसा आया है। बिल्कुल, ये अपने तरीके से गुलरेज शेख जी ने अपनी बात बताई है, लेकिन शर्मा नगेले जी, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, चूंकि वरिष्ठ पत्रकार है, अभी तो हम लोग कम से कम ये चर्चा कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, कमलनाथ ने संदेश भी दिया, पीसीसी की चीफ पूर्व मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा कि हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, और वो खुद शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करके आए, बधाई उनको देकर आए हैं। तो जाहिर सी बात है, दोनों का काम है जनता के लिए काम करना। लेकिन शर्मा नगेले जी, हम कम से कम ये बात तो कर सकते हैं ना कि हार का मुजरिम कौन रहा है। भाई, आप दावे कर रहे थे और एक समय आप बता रहे थे कि हम बढ़त की ओर हैं, 2 महीने 3 महीने पहले हम बढ़त की ओर हैं, हमने बढ़त बना रखा है और परिवर्तन है, परिवर्तन होकर रहेगा। तो हार के मुजरिम कौन कौन रहे हैं, या वजह ही शर्मा नगेले जी आप रेखांकित कर सकिए तो? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, हार की वजह ये लोग रहे हैं, चाहे माननीय कमलनाथ जी हों, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे दूसरे उनके नेता हों। देखिए, आपको जनमानस की भावनाओं को, उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरना पड़ेगा। वो क्या चाहते? आपसे मध्य प्रदेश में SC ST की जो सीट्स हैं, वो आप 17 सीट 18 की तुलना में लूज कर गए। जितनी सीट आपको 18 के चुनाव में मिली थी, इस चुनाव में 17 सीट आप लूज कर गए। इसका मतलब आप SC ST के बीच में अपनी विश्वसनीयता, अपनी साख आप खोते चले गए आप, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि इसके साथ साथ आपको ये देखना चाहिए कि आप एक पब्लिक लीडर हैं, आपकी कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है कि आप कुछ भी बातचीत कर लें और जो पब्लिक में मैसेज ना दे। आपकी जो दोस्ती है, आपके जो क्या अंडरस्टैंडिंग है अपने नेताओं के बीच में, आपने पब्लिक
मुजाहरा कर दिया कि आप कपड़े फाड़ो, मैंने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी। इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए था आपको। इसके साथ साथ आपने जो है ना, देखिए मैं फिर कहना चाहता हूं कि यहाँ की तुलना में, कांग्रेस की तुलना में, बीजेपी की तुलना में कांग्रेस का कैंपेन और कांग्रेस के लीडर उतने प्रभावी सिद्ध नहीं हो पाए हैं। चाहे वो सुरजेवाला जी की बात करें, आप 2 महीने पहले आए, पूरा एआईसीसी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को पूरी तरीके से, मैं उसको कब्जे में तो नहीं कहूँगा, लेकिन पूरा कंट्रोल उन्होंने ले लिया था। क्या नतीजा हुआ आपके सबके सामने है। बीजेपी में देखिए, अश्विनी वैष्णव जैसा केंद्रीय मंत्री चुनाव आयोग में जाके शिकायतें दर्ज कर रहा है। वो जो 80 से ऊपर का जो वोटर्स है उसके लिए मांग कर रहा है कि इनको आप घर बैठ के वोट करने की सुविधा दीजिए, इनके साथ ये कीजिए, इनके साथ वो कीजिए। आपके यहाँ के लोग हमेशा शिकायत करते रहे कि कलेक्टर वो कर रहा, डीएलओ वो कर रहा, बीएलओ वो कर रहा, ईआरओ वो कर रहा। आपने चुनाव को चुनाव के तरीके से नहीं लड़ा। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की क्रेडिबिलिटी, उनकी साख, उनकी विश्वसनीयता आज भी मतदाताओं के ऊपर है। इसीलिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मतदाता ने उनको मतदान किया है। ये बात सही है कि थोड़ा सा उनको झटका लगा था कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, कि उनकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी कमजोर हुई थी, लेकिन उसको उन्होंने इस चुनाव में दूर करने का काम किया है। ठीक है, तेलंगाना में आ गए, लेकिन तेलंगाना उनका बेस स्टेट नहीं रहा है। बेस स्टेट तो ये लोग हिंदी बेल्ट रहा है ना। तो ये इसके साथ साथ मैं और एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी को ये देखना चाहिए कि मेरी उम्र क्या है, उम्र के हिसाब से उनको निर्णय लेना चाहिए थे। जैसा कि आपने भी अपनी उसमें पैकेज में बताया कि 1 मैन आर्मी चला रहे थे आप मध्य प्रदेश में। आप देखिए अरुण यादव कहाँ थे, आप देखिए जीतू पटवारी कहाँ थे, आप देखिए अजय सिंह कहाँ थे, सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया, और आप देखिए दिग्विजय सिंह की कितनी सभाएं हुई। कहीं कोई पब्लिक मीटिंग हुई है बड़े स्तर पर कि कोई बड़े स्तर पर? आप खड़गे जी की आपने मीटिंग उतनी नहीं कराई है कि आपके पार्टी के प्रेसिडेंट थे। तो खड़गे जी को आपको उस तुलना में उतना महत्व देना चाहिए था जितना महत्व आपने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को दिया। खड़गे जी को उतना महत्व मध्य प्रदेश के चुनाव में देखने में नहीं आया, ना है जिसकी उनके लिए एक पार्टी प्रेसिडेंट के रूप में मिलना चाहिए था। तो ऐसे एक नहीं, उनके चुनाव के अनेक कारण हैं। फिर इसके अलावा आप देखिए कि आप कमलनाथ जी, भाई आपने कोई बात कह दी, सेंसस की बात कह दी, तो सेंसस की बात जनमानस में, जनता के बीच में तो लेके जाइए। आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो अपना लेकर आए, जनता के बीच में आप लेकर नहीं जा पा रहे। आप आदिवासी धर्मेंद्र शर्मा जी की पार्टी में ही कभी हुआ करते थे आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने ये बात कही कि जाति जनगणना या जाति की बात का सबसे बड़ा अगर कोई नेता था तो बीपी सिंह थे। आज देख लिए उन्हें कितना सम्मान मिलता है। उन्होंने ये बात कही। तो उस वक्त भी भारत में जाति जनगणना के जो सबसे बड़े अग्रणी नेता रहे, उनको क्या वो सम्मान मिला, आप बताइए। और अगर कांग्रेस ये बात लेकर गई जातिगत जनगणना की, तो क्या अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाई, बता पाई, समझा पाई कि ये कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, मैंने राहुल जी यही कहा है कि जो कार सेंसस की बात आई है उसको आप आम मतदाता, राहुल गांधी ने कह दिया, इसके बाद पार्टी के लीडर भूल गए। आपके नेता सिर्फ ये घोटाला हुआ, ये अत्याचार हुआ, ये भ्रष्टाचार हुआ, पटवारी कांड हो गया, इसी में आप यही मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी सिर्फ मीडिया में और अपने प्रवक्ताओं के माध्यम से चुनाव लड़ रही थी। जमीन पर उनका कोई नेटवर्क नहीं था, कोई आधार नहीं था। इसीलिए देखिए कितनी बुरी उनकी हार हुई है। और जो आपने कहा ना, धर्मेंद्र जी के लीडर बीपी सिंह और कांसीराम और मायावती थी, ओबीसी। धर्मेंद्र जी देखिए, ठीक है, सरमन नगेली जी कह रहे हैं कि आपके नेता जमीन पर नहीं थे। हो सकता है कि जमीन पर हो, पर जो आपने मुद्दे का, और है भी, मैं मानता हूं कि आपके नेता जमीन पर थे, पर जो मुद्दे आपके बड़े नेता ने कहा, जैसे कि गुलरेज शेख जी की पार्टी ने ये दिया कि एमपी के मन में मोदी, तो इनकी पार्टी के जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता है वो समझाना पड़ता है ना कोई बात, कि कैसे एमपी के मन में मोदी, ये बताना पड़ता है। ये हम आप तो कह देते हैं, लेकिन अंतिम व्यक्ति तक, उमरिया तक, शहडोल तक, दतिया तक, चौराहे चौराहे पे समझाना पड़ता है। वहां आप ये समझाने में कामयाब नहीं रहे, जो वरिष्ठ पत्रकार का आकलन है, उन्होंने आपके सामने बताया। राहुल जी, मैं राहुल जी, उनका सरमन जी का पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन ये बात मानने को मैं कतई तैयार नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी पहली बार
मंडलम, सेक्टर, ब्लॉक और बूथ कमेटियों के माध्यम से जमीनी स्तर पर चुनाव लड़ी। मैंने देखा है करीबी, लेकिन मैंने आपको बताया एक एक मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में मुकर होकर गए। लेकिन पैसे के आगे जिस प्रकार का पैसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, अब आप बताइए, निर्वाचन आयोग का काम बनता है कि जिस समय आदर्श आचार संहिता लगी हो, क्या कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार हितग्राहियों के खाते में डायरेक्ट पैसे धर्मेंद्र जी, एक मिनट हम लोग सुनते हैं ना, एक मिनट हम लोग बात करते हैं, हम 1 to 1 बात करते हैं ना। ठीक है, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पानी पैसे की तरह बहाया, तो कोई छोटे मोटे दल तो आप नहीं थे। आप भारत में अगर कांग्रेस की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे मजबूत विपक्ष थे। आपके पास 96 विधायक थे, 96 विधायक थे। तो आप ये बात बताते कि पानी पैसे की तरह बहाया जा रहा है। देखिए, सरमन नगेली जी ने कहा कि अश्विनी वैष्णव जैसा बड़ा नेता चुनाव आयोग में जाके शिकायत कर रहे थे। आप भी प्रूफ लेकर आप जाते अगर ऐसी बात थी तो। राहुल जी, शिकायत भी की गई लाडली बहना के माध्यम से। चुनाव के 2 दिन पहले लोगों के खातों में पैसे डाले जा रहे हैं। वो तो 7 तारीख को आई, वो बात तो मैं भी जानता हूँ, वो ग्राउंड पे मैं भी था। लेकिन ये तो पहले से चली आ रही योजना है, कोई ऐसी योजना तो है नहीं। ये भी आप नियम जानते हैं धर्मेंद्र जी, कैसी बात कर रहे हैं। हम लोग सारे लोग नियम आचार संहिता में क्या क्या होता है वो हम जानते हैं। वो पहले से चली आ रही योजना थी तो वो आई। मैं वही आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से जनता के मुद्दे छोटे पड़ गए, और ये मुफ्त की रेवड़ियां जो भारतीय जनता पार्टी ने दी और उनके नेताओं ने जो पैसा बांटा वो कहीं ना कहीं काम कर गया। दूसरी एक बात मैं मानता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय रोड शो और सभाएं ज्यादा होनी थी। पिछली बार 2018 में राहुल गांधी जी का रोड शो हुआ था ग्वालियर में, तीनों की तीनों सीट। एक चीज और, रोड शो नहीं, आप रेवड़ी कह रहे हैं, ठीक है, इसी पे बात करते हैं ना। मुझे लगती है गुलरेज जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बात करना है मुझे धर्मेंद्र जी से। मैं आपकी बात पे, आपने रेवड़ी कहा कि बीजेपी रेवड़ी बांट रही है, परंतु नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपए देने की बात तो धर्मेंद्र जी आपने भी कही थी। वो भी तो रेवड़ी होती अगर आपके शब्द से देखा जाए। मैं आपको छत्तीसगढ़ की हकीकत बता रहा हूं, सुनिए, छत्तीसगढ़ की हकीकत बता रहा हूं। यहां पर महतारी बंधन योजना इनकी पार्टी ने लॉन्च किया, विपक्ष में थे, और 50,000 फॉर्म हर विधानसभा में ये भरवा रहे थे। और आपने नारी सम्मान योजना भी लॉन्च की अपनी पार्टी में। तो क्या उस स्तर पर आप भी ले जा पाए जो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने महतारी बंधन को लेकर गई? समझा पाए आप? वही तो सरमन नगेले जी कह रहे हैं कि बड़े नेता और प्रवक्ता कह देते हैं, लेकिन उसे समझाना पड़ता है लोगों के बीच में। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम जनता को ये चीज बताने में असफल रहे, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन चुनाव जिस प्रकार का लड़ा, उसमें किस प्रकार से दुरुपयोग चेष्टा की आपने, उसको ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा, मैं चाह रहा था कि बड़े नेताओं की हमारे यहाँ सभा होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा आपका फ्रेम फ्रीज हुआ है, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन हमारे साथ डॉक्टर गुलरेज शेख जी भी जुड़े हुए हैं, मैं आऊंगा आपके पास, वहीं से आप बात शुरू कीजिएगा। गुलरेज जी, फैक्टर पे तो हमने बात कर लिया, आपने बताया भी कि फैक्टर क्या क्या रहे। अगर जैसे हमने उनके हार के मुजरिम बताए और उनके सामने रखे और बात किया, वैसे आपके जीत के हीरो कौन कौन से रहे? फैक्टर पे तो हमने बात की, पर अगर हीरो की बात करें तो कौन कौन से हीरो रहे हैं? जो सबसे बड़े हमारे हीरो मध्य प्रदेश की आवाम और नरेंद्र मोदी जी रहे, क्योंकि मोदी के दिल में मध्य प्रदेश था और मध्य प्रदेश के दिल में मोदी थे। फिर डेफिनेटली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी, हमारा मध्य प्रदेश का पूरा नेतृत्व, शिवराज जी, एक कलेक्टिव लीडरशिप, और हमारा बूथ का जो कार्यकर्ता था, जो हमारा पन्ना प्रमुख था और अर्ध पन्ना प्रमुख था, वो सबसे बड़े हीरो थे। मैं वापस से कह रहा हूं, हमारा पन्ना प्रमुख और अर्ध पन्ना प्रमुख जो था वो सबसे बड़ा हीरो था। ये 5 हीरो बताए हैं सरमन नगेले जी। इन्होंने पहले तो देश के प्रधानमंत्री मोदी को बताया है, वो तो क्लियर था, उन्होंने पहले ही बता दिया था एमपी के मन में मोदी। फिर उन्होंने बताया जगत प्रकाश नड्डा और अमित शाह को, और उसके साथ शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रदेश के नेतृत्व को, और 5वां उन्होंने बताया है अर्ध पन्ना प्रमुख। जैसे ये कर्नाटक में पहुंच गए थे, यहाँ पर पन्ना प्रमुख छोड़िए अर्ध पन्ना प्रमुख तक ये पहुंच गए थे। और गुलरेज शेख जी कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ी हमारी ताकत है कि जो हम पन्ना प्रमुख के बजाय अर्ध पन्ना प्रमुख पर काम करने लगे थे, और ये इनका काम 2 साल पहले पूरा हो गया था।
शर्मा जी, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं। जी जी, क्या बताइए बताइए। ये कह रहे हैं कि इन्होंने 5 अपने जीत के हीरो बताए। डॉक्टर गुलरेज शेख जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने 5वां जो हीरो बताया अपना, जी, वो अर्ध पन्ना प्रमुख जी, और जी, पन्ना प्रमुख को बताया है। जी जी जी, देखिए, अब ये आपने राहुल जी बहुत सही कहा है कि अब पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना प्रमुख ये बता रहे हैं, ये बात सही है। मैं यहाँ पे एक नई चीज़ आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जीत जो है ना, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं की जीत है। ये जीत जो है ना, इनके अपने संगठन की जीत है। ये जीत जो है ना, वेलफेयर स्कीम्स की जीत है, जिसको कि कोई रेवड़ी नहीं कह रहा है। मेरा ये कहना है कि संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि जब सरकार बनेगी तो वेलफेयर गवर्नमेंट का काम करेगी। तो ये वेलफेयर गवर्नमेंट के रूप में, जिसको कि लोग फ्री ब्रिज और ये रेवड़ियों की बात करते, वो उसमें आता है। किसी के लिए हो सकती है वो फ्री की रेवड़ियाँ, लेकिन किसी जरूरतमंद के लिए तो बहुत जरूरी है। 2 वक्त की रोटी उसके लिए चावल, उसके लिए गेहूँ बहुत जरूरी है। तो ये जो जीत जो है ना, वो ये पूरे एंटायर बीजेपी की रणनीति की जीत है। तो ये जो 5 जो हीरो हैं वो तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन इसमें जो पूरा इनका पार्टी का जो बिल्कुल, इसके साथ साथ इनका जो डिजिटल नेटवर्क है, माननीय राहुल जी, इतना जबरदस्त डिजिटल नेटवर्क इन्होंने अपना बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, कि यदि उनको पूरे मध्य प्रदेश में चार्टर्ड अकाउंटेंट की कोई मीटिंग कॉल करना है तो उनका एक SMS पुश होगा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ना वर्चुअली जुड़ जाएंगे और इनकी मीटिंग हो जाएगी। ये मैं एक सिर्फ उदाहरण बता रहा हूँ। ऐसे उनके हर सेगमेंट की पूरा का पूरा डेटाबेस, पूरा का पूरा उनका डिजिटल मैनेजमेंट ये बहुत अच्छा था। और डिजिटल रूप से कांग्रेस पार्टी की तुलना में भारतीय जनता पार्टी बहुत अग्रेसिव थी, बहुत तैयारी के साथ काम कर रही थी, और अभी से नहीं, वो लगातार काम करते रहे। देखिए, इसीलिए माननीय मोदी जी भोपाल में डिजिटल बूथ की रैली को एड्रेस करके गए कि हमारे जो डिजिटल जो कार्यकर्ता हैं हमारे, कैसे बारिश के दौरान वो करके गए हैं। वो उसके बाद वो महाकुंभ में आए थे 25 सितंबर को। तो देखिए, जो संगठनात्मक ढांचा है भारतीय जनता पार्टी का, उतना संगठनात्मक ढांचा कांग्रेस पार्टी का नहीं है। कांग्रेस पार्टी का ढांचा जो है ना, वो पूरे तरीके से अब इस चुनाव के अभी जो 23 के जो रिजल्ट्स आए हैं, इसके बाद से देखिए कि अब उसकी स्थिति और कितनी खराब होगी। क्योंकि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस का जो नेता है, वो पावर के साथ ही चल पाता। पावर नहीं होता है तो फिर वो घर बैठ जाता है। वो बिना पावर के नहीं चल पाते। 15 महीने की सरकार आई, आपने देखा कि मध्य प्रदेश में किस तरह से नेता उनके एकदम घर से निकलकर बाहर आ गए थे, और उन्हीं में से अधिकांश लोगों को उनने टिकट भी दे दिया। तो यहाँ पर कांग्रेस ने टिकट वितरण में भी, मेरा ये कहना है कि पूरा का पूरा उनका जो कांग्रेस की जो रणनीति थी, वो बहुत स्तर पर फेल हुई है। रणनीति एक स्तर पर फेल नहीं हुई, कई स्तर पर कांग्रेस की रणनीति फेल हुई। धर्मेंद्र जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं, धर्मेंद्र जी की बात सुन लेते हैं। धर्मेंद्र जी, आप क्या कहें? जब शर्मन नगेले जी बोल रहे थे तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे कांग्रेस की रणनीति फेल हुई। चाह रहा था शर्मन जी ने जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता को डिमोलाइज करने की बात की, मैं उसका कंडक्ट करना चाह रहा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता सत्ता के साथ चलता है। साहब, 18 साल से हम विपक्ष में, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता आज भी इनकी दमनकारी नीतियों के खिलाफ लड़ रहा है। आप कैसे मतलब आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन आपने कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता सत्ता के साथ चलना चाहता है। अरे ठीक है साहब, हम चुनाव हारे, हमने जनता का जनादेश स्वीकार किया, हम फिर लड़ेंगे, फिर जीतेंगे। हमारा हौसला कमजोर नहीं हुआ। हम जनता के बीच में अब भी वही मुद्दे लेकर जाएंगे और पहले से ज्यादा ताकत से जाएंगे। चुनाव में हार जीत लगी रहती है। जनता ने जनादेश उनको दिया है। और मुफ्त की रेवड़ियां हम नहीं कहते शर्मन जी, मुफ्त की रेवड़ियां प्रधानमंत्री मोदी जी ही बोलते हैं और भाजपा के नेता बोलते हैं। हमने तो केवल ये बताया किस प्रकार से इन्होंने डायरेक्ट पैसा लोगों के खाते में डालने का काम किया। उस कारण से जनता तत्कालिक लाभ के कारण इनके झांसे में आ गई, और जो युवाओं के रोजगार का, नौकरी अरे का, झांसे में आने के लिए तो आंकड़ा 116 का भी था, 166 तक पहुंचा है। ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। देखिए गुलरेज शेख जी, धर्मेंद्र जी ये कह रहे हैं कि जिस तरह से आपने योजनाओं का जिक्र किया, जनता आपके झांसे में आ गई, ये धर्मेंद्र जी का कहना है साफ तौर पर।
तो बड़े दुख के साथ एक बात कहना पड़ रही है कि ये जनमत का और लोगों की समझदारी और सूझबूझ का मध्य प्रदेश की, जिनके विषय में कमलनाथ जी कल कहे कि मुझे मध्य प्रदेश की आवाम पे आज भी भरोसा है, उसका अपमान कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता बैठकर। और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए भाई साहब। देखिए, यदि कुछ भी हमने गलत किया होता, जरा सा भी गलत किया होता, तो चुनाव आयोग डेफिनेटली उस पर कार्रवाई करता, आप शिकायत करते, आप उस पर शिकायत भी नहीं कर पाए, वो एक्सेप्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से जो कुछ भी किया वो सही किया, क्योंकि एग्जिस्टिंग योजनाएं होती है। आप ये बताइए कि बहुत सारे लोग हैं जिनके घर चलते हैं 1000-1200 रुपए में। यदि किसी की दवाई आनी है तो क्या आचार संहिता लग गई तो क्या उसकी दवाई बंद कर दोगे आप? उससे घर का इंसान मर जाएगा उसमें, तो ऐसा नहीं होता। आप जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, सच्चाई ये है केवल कि आपके ऊपर लोगों ने भरोसा नहीं किया। और यदि आप बात कर रहे हैं फ्री बीज की, या आप उसको जो भी नाम दे उसकी यदि आप बात कर रहे हैं, तो अशोक गहलोत से ज्यादा तो किसी ने नहीं दी, आपके भूपेश बघेल से ज्यादा तो किसी ने नहीं दी। लेकिन लोगों ने उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया, उनके भ्रष्टाचार को नहीं सहा, इसलिए बदल दिया। तो यहाँ मोदी जी की, शिवराज जी की, हमारे केंद्रीय नेतृत्व की बात पर लोगों को, आवाम को भरोसा था, इसलिए उन्होंने हमको जनादेश दिया। देखिए, गुलरेज जी ये कह रहे हैं, धर्मेंद्र जी, ठीक है भाई, आप राजस्थान में भी आपने दिया, वही बात कम से कम इस मंच से स्वीकार कर रहे हैं। आपने छत्तीसगढ़ में भी दिया, परंतु आपके नेता यहां पर हारे, आपका दल यहां पर हारा। वो कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट होता है विश्वसनीयता, कि जनता के बीच में आपका विश्वास कितना है, ये अहम है। देखिए, चुनाव जीतने के बाद ये उनकी बधाई के पात्र हैं। अब ये कुछ भी कहते रहे, विश्वसनीयता किसकी कितनी है पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। जनता के मुद्दे क्या थे ये भी लोगों को पता है। लेकिन क्योंकि अब ये चुनाव जीत गए तो हार के 50 बहाने और जीत का श्रेय लेने के भी इनके पास कई सारे नेता हैं। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के मुद्दे आज भी वही हैं। 18 साल से शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे। क्या कारण था राहुल जी? उनको केवल और केवल चुनाव के 2-3 दिन पहले लाडली बहना याद आई। 18 साल से इनकी सरकार थी, इन्होंने क्यों नहीं युवाओं के लिए रोजगार? वही तो बात है धर्मेंद्र जी, अगर मान लीजिए 5 महीने पहले भी, चुनाव के पहले इनको याद आई लाडली बहना की, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने महतारी वंदन योजना लॉन्च की और उसके फॉर्म भराए, लोगों में विश्वास दिलाया। बात विश्वास की होती है। हम कई बार टेलीविजन पर बात कर लेते हैं, लेकिन ग्राउंड पर जाकर लोगों के बीच में इस बात को समझाना होता है। बहुत शुक्रिया, आप हमारी इस बहस में जुड़े। धर्मेंद्र शर्मा जी आपका भी, डॉक्टर गुलरेज शेख जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस बहस में जुड़ने के लिए। और शर्मा नगेले जी, आपने बेबाकी से अपनी बात को रखा और हार जीत और जीत के फैक्टर और हार के फैक्टर के बारे में चर्चा की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बीजेपी ने जीत हासिल की, अच्छा काम करे। कांग्रेस हारी, जनता के मुद्दे को लगातार उठाती रहे। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।